क्वेश्चन लिखे हैं, किसी सांकेतिक भाषा में मनी MONKEY को XDJMNL की तरह लिखा जाए तो TIGER टाइगर को उसी संकेत भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बन गया किसी से? क्या आ रहा है क्वेश्चन? और चलो बनाए। चलो क्या लिखा हुआ है? मनी MONKEY, इसको क्या लिखते हैं? XDJMNL। ठीक है, और हमको बताना किसका है? टाइगर का। पहले नंबरिंग कर ले। चलो M जो है कितने नंबर पे? 13। O जो है, N जो है, K जो है, और E जो है, और Y जो है 25, X जो है 24, D जो है 4, J जो है 10, M जो है, N जो है, और L जो है, हाँ उसका T जो है 20, I जो है, G जो है, E जो है 5, और R जो है कितने नंबर पे? 18। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं तो क्या हुआ है, पीछे से आगे है ना, कि यहाँ पर 25 1 माइनस करके क्या लिया है? 24, फिर 5 में 1 माइनस करके क्या लिया है? 4, फिर 11 में 1 माइनस करके क्या लिया है? 10, 14 में 1 माइनस करके क्या लिया है? 13, और 15 में 1 माइनस करके क्या लिया है? 14, और 13 में 1 माइनस करके क्या लिया है? 12। तो उसी तरह जो हमको पूछा गया है उसमें भी हम 1 माइनस करके लेंगे, तो 18 में 1 माइनस करके कितना लेंगे? 17, 5 में 1 माइनस करके 4, 7 में 1 माइनस करके 6, ठीक है, 9 में 1 माइनस करके कितना लेंगे? 8, और 20 में 1 माइनस करेंगे तो कितना लेंगे? 19। तो 17 में क्या रहता है? Q, 4 में क्या रहता है? D, 6 में क्या रहता है? F, 8 में क्या रहता है? H, और 19 में क्या रहता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? QDFHS। ठीक है, चलो अगला बनाए। किसी सांकेतिक भाषा में SENDL को MFQIX लिखा जाए तो प्रिंट प्रिंट को क्या लिखा जाएगा? क्या आया? यू के बाद
UPLVU। चलो बाकी लोग का भी आया आंसर, यही मिला लेंगे। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमको शब्द दिया है SENDL, इसको MFQIX ऐसा लिख सकते हैं, और बताना हमको किसका है, प्रिंट का, ऐसा। तो पहले नंबरिंग करें। तो S कितने नंबर पे रहता है, 19, E जो है 5, N जो है 14, D जो है 4 और L जो है 12, M जो है 13 नंबर पे, F जो है 6 नंबर पे, Q जो है 17 नंबर पे, I जो है 9 और X जो है कितने नंबर पे, 24। इसी तरह से P जो है कितने नंबर पे, 16, R जो है 18, I जो है 9, N जो है 14 और T जो है कितने नंबर पे रहता है, 20 नंबर पे, है ना। यहाँ पर आगे से कुछ बन रहा है क्या, नहीं, पीछे से बना के देखते हैं। तो यहाँ पे 12 में 1 प्लस करके क्या लिया है, 13, 4 में 2 प्लस के क्या लिया है, 6, 14 में 3 प्लस करके क्या लिया है, 17 और 5 में 4 प्लस करके क्या लिया है, 9 और 19 में 5 प्लस करके क्या लिया है, 24। यानी पीछे से ही लिया गया है, लेकिन ऑपरेशन क्या किया गया है, +1 +2 +3 +4 और +5। तो हम लोग भी यही करेंगे। तो पहले हम 20 में क्या प्लस करेंगे, 21 लिखेंगे सामने में, फिर 14 में 2 प्लस करेंगे और क्या लिखेंगे, 16, फिर 9 में 3 प्लस करके क्या लिखेंगे, 12 और 18 में हम 4 प्लस करके क्या लिखेंगे, 22 और 16 में हम कितना प्लस करेंगे, 5 और 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस अल्फ़ाबेट का नंबरिंग का अल्फ़ाबेट करेंगे। तो 21 में क्या रहता है, U, है ना। 16 में क्या रहता है, P, 12 में क्या रहता है, L, 22 में क्या रहता है, V और 21 में क्या रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, UPLVU। चलो और देखते हैं इसी क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न MODERN को NLWVIM कहा जाता है, तो PROPER प्रॉपर को क्या कहेंगे। बन रहा है, क्या आया,
क्या ऑपरेशन हो रहा है? अपोजिट। आगे से पीछे से, आगे से आगे। देखो 13 में 1 प्लस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 14। 15 में 3 माइनस हो रहा है तो 12। फिर 4 में कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या जोड़ने घटाने का? नहीं। यही चीज़ हम पीछे से कर रहे हैं तो बन रहा है क्या? 14 में 14, 18 का नहीं बन रहा है। ऐसा जितना भी हम अभी तक पढ़े हैं उसमें से कोई भी ऑपरेशन फिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई भी ऑपरेशन फिट ना हो तो आप ये करके देखो कि सबको 27 में माइनस करके देखो। और 27 में माइनस करने से हमको क्या प्राप्त होता है? विपरीत अल्फाबेट प्राप्त होता है। तो अगर मैं 27 में 13 माइनस करूं तो 14 आता है। 27 माइनस 13 करूं तो कितना आएगा? 14। 27 माइनस 15 करूं तो कितना आएगा? 27 माइनस 4 करूं तो कितना आएगा? 23। और 27 माइनस 5 करूं तो कितना आ जाएगा? 22। और 27 माइनस 18 करूं तो कितना आ जाएगा? 9। और 27 माइनस 14 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 13। यानी पूरा अपोजिट लिया गया है। और अपोजिट कैसे निकलता है? 27 से माइनस करके। तो जो शब्द हमको दिया है उसमें भी हम नंबरों का क्या करेंगे? विपरीत निकालेंगे 27 से माइनस करके। तो आप 27 में हम क्या माइनस करेंगे? 16। कितना आ जाएगा? 11। 27 में हम माइनस करेंगे 18। कितना आ जाएगा? 9। 27 में हम माइनस करेंगे 15। 27 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 12। 27 में हम माइनस करेंगे 16। 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11। फिर 27 में हम 5 माइनस करेंगे तो 27 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 22। और फिर 27 में हम 18 माइनस करेंगे तो 27 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है? अब इन नंबरों का अल्फाबेट लिख देते हैं। तो 11 में क्या रहता है? 9 में क्या रहता है? 12 में, 11 में के, 22 में और 9 में क्या रहता है? तो ये हमारा आंसर होगा KIL KVI। ठीक है? जितना भी आप जो है ऑपरेशन पढ़ रहे हैं वो सारा लगाएंगे, और नहीं लगेगा तब किस वाला को लगाएंगे? अपोजिट वाला लगाएंगे। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। किसी कुट भाषा में ब्यूटी BEAUTY ब्यूटी का कुट YVZFGB हो तो CHARM चार्म का कुट क्या होगा या होगा? उसके बाद जेड के बाद ZIN। आया सबका आंसर? चलो क्या लिखा हुआ है? BEAUTY ब्यूटी। इसको क्या कहा गया है? YVZFGB। ठीक है? और हमको किसका बताना है? चार। ये ठीक है? नंबरिंग करें पहले अल्फ़ाबेट का। तो B जो है कितने नंबर पे? 2। E जो है 5, A जो है 1, U जो है 21, T जो है 20 और Y जो है कितने नंबर पे? 25। तो Y जो है वो 25, V जो है 22, Z जो है
26, F जो है 6, G जो है 7 और B जो है कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ठीक है, उसी तरह जिसका निकालना है C जो है वो 3, H जो है 8, A जो है 1, R जो है 18 और M जो है 13। ठीक है, इसमें भी हम जो अगर सामने से प्लस लगा के देखते हैं, माइनस लगा के देखते हैं, पीछे से प्लस माइनस करके देखते हैं, तो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर हम अपोजिट लगा के देखें तो 27 में 2 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 25। 27 में हम 5 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 22। 27 में 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 26। 27 में हम 21 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 6। और 27 में हम 20 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 7। और 27 में हम 25 माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 2। तो इसी तरह जो अल्प शब्द का हमको निकालना है कूट, उसका भी हम नंबरों का क्या करेंगे? 27 से माइनस करेंगे। तो 27 में हम 3 माइनस करेंगे, 27 माइनस 3 तो कितना मिलेगा? 24। फिर 27 माइनस 8 करूँगा तो कितना मिलेगा? 19। ठीक है, 27 माइनस 1 करूँगा तो 26 और 27 माइनस 18 करूँगा तो कितना मिलेगा? 9 और 27 माइनस 13 करेंगे तो कितना मिलेगा? 14। ठीक है, अब यहाँ पर 24 में क्या रहता है? X, 19 में क्या रहता है? S, 26 में Z, 9 में I और 14 में क्या रहता है? तो ये हमारा आंसर होगा X S Z I N। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में STYLE स्टाइल को VOBGH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में CHAIR को क्या लिखेंगे? बन गया? समझ में नहीं आया। बन गया प्रमोद? क्या है आंसर? IRZSX। चलो बनाए। क्या दिया हुआ है? STYLE। इसको क्या लिखा गया है?
BGH, और हमको बताना किसका है, चेयर, CHAIR का। नंबरिंग करें, H जो है कितने नंबर पे 19, T जो है 20, Y जो है 25, L जो है 12 और E जो है 5। उसके बाद V जो है 22, O जो है 15, B जो है 2, G जो है 7 और H जो है 8 नंबर। उसके बाद C जो है 3 नंबर पे, H जो है 8, A जो है 1 नंबर पे, I जो है 9 और R जो है कितने नंबर पे 18। क्लियर है? चलो अब इसमें अगर हम शुरू से जितना ऑपरेशन देखे हैं उसको अगर लगा के देखें तो आगे से प्लस वाला नहीं हो रहा है, माइनस वाला नहीं हो रहा है, ना ही प्लस माइनस वाला हो रहा है, वही पीछे से आगे वाला हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर हम अपोजिट देख रहे हैं तो भी निकल रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अपोजिट अगर सामने से सामने नहीं हो रहा है तो पीछे से सामने लगा के देखो। 27 में 5 जाएगा कितना आएगा 22, 27 में 12 जाएगा कितना आएगा 15, 27 में 25 जाएगा कितना आएगा 2, और 27 में 20 जाएगा तो कितना आएगा 7, और 27 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में 19 जाएगा तो कितना बचेगा 8। क्लियर है? वही ऑपरेशन है जो आगे से आगे ना होकर पीछे से कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ भी करते हैं। तो 27 में 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, 27 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 27 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 26, और 27 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 27 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है? अब इन नंबरों का अल्फ़ाबेट लिखे हैं। 9 में क्या रहता है, 18 में, 26 में, 19 में और 24 में। तो ये आपका आंसर है IRZSX। आगे बढ़े। देखो इसमें ना बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं और जितना है हम सरल से लेकर धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं कठिन तक। ठीक है? तो इसी में अगला लिखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MODELS को EPNTMF लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में VERBAL वर्बल को क्या लिखा जाएगा। चलो इसमें पूरा अपना दिमाग लगाओ, जितना पढ़े हो सब लगा के देखो।
MDC, ठीक, समझ में आया? MODELS, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? EPNTMF, और बताना किसका है? VERBAL, इसका बताना है। चलिए नंबरिंग करें। ये 13, ये हो गया 15, 4, 5, 12, 19, 5, 16, 14, 20, 13 और ये, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? प्लस हो रहा है क्या? सामने से माइनस, प्लस माइनस, पीछे से सामने प्लस माइनस, अपोजिट वाला पीछे से आगे से कहीं से हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। जब ऐसा ना हो तो देखना ये कितना है? 6, तो 2 भाग में बांट दिए, 3 और 3 के। इसको भी 3 और 3 के भाग में बांटो। कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है? ऐसे नहीं दिखेगा, इसको नीचे लिखो, EPNTMF, और नंबर क्या है? 5, 16, 14, 20, 13 और 6। अब कुछ दिख रहा है? 13 में एक प्लस करके, 4 में एक प्लस करके, और 15 में एक प्लस करके 16, 5 में एक प्लस करके, 19 में एक प्लस करके, और 12 में एक प्लस करके 13। समझ में आया? जब आपका सीधा सीधा ना बने तो ऐसा भी आपको बना के देखना है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? 22, 5, 18, 2, 1 और 12, तो ऐसे प्लस करेंगे, ऐसा है ना? तो 18 में एक प्लस होके क्या आ जाएगा? 19, 5 में एक प्लस होके 6, 22 में एक प्लस होके 23, 12 में एक प्लस होके 13, 1 में एक प्लस होके 2 और 2 में एक प्लस होके 3, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे तो 19 में क्या रहता है? S, 6 में क्या रहता है? F, 23 में क्या रहता है? W, 13 में क्या रहता है? M, और 2 में क्या रहता है? B, और 3 में क्या रहता है? आया आंसर? ये है आपका आंसर। समझ में आ गया? चलो, जितने भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं जिस शुरुआत से, वो सारे लगा के देखेंगे, और नहीं लगेगा तब इस तरह से आप बनाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी तरह का। किसी सांकेतिक भाषा में क्रेडिट CREDIT को FSDSHC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DELINK को किस प्रकार लिखा जाएगा? ब्लैक, रीजनिंग एक ऐसा है जो लगता और दिखता सरल है, और जब बना के देखो तब पता चलता है कि ये तो क्या है, बन नहीं रहा है, कठिन है। क्या आया?
है, जे के बाद एम आएगा, बाकी लोग से बन रहा है। चलो क्या दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में क्रेडिट CREDIT को क्या लिखा जाता है, FSDSHC। ठीक है, अच्छा इसको नीचे लिखें क्या, कि कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है ना, हाँ तो नीचे लिख के बनाते हैं FSDSHC। ठीक है, और किसका बताना है, डीलिंक का, DELINK, इसका बताना है। पहले नंबरिंग कर ले, 3 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर और ये 20 नंबर। ऐप का 6 नंबर, 19 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर और ये 3 नंबर। यहाँ पर ये 4 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर और ये 11, ऐसी होगा। चलो कैसे बना है, 5 में 1 प्लस करके 6, 3 में 1 प्लस करके 4 और 18 में 1 प्लस करके 19, 4 में 1 माइनस करके 3, 20 में 1 माइनस करके 19 और 9 में 1 माइनस करके, तो इधर पहले 3 में प्लस हुआ है और फिर 3 में क्या हुआ है, माइनस। तो हम भी वही करेंगे, इधर पहले 3 में क्या करेंगे, प्लस। तो 12 में 1 प्लस होगा तो 13, 5 में 1 प्लस होगा तो 6 और 4 में 1 प्लस होगा तो 5, और फिर इधर हम क्या करेंगे, माइनस। तो 11 में 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 10, 14 में 1 माइनस होगा तो 13 और 9 में 1 माइनस होगा तो, ठीक है। चले 13 में क्या रहता है, 6 में क्या रहता है, 5 में और 10 में जे और 13 में एम और 8 में क्या रहता है, एच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड में डे लॉन्ग को ZBEKHOP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में CORDIAL को कैसे लिखा जाएगा। क्या है, SPDC MBJ बनाए। चलो क्या लिखा है, DAYLONG है ना, इसी तरह से बनेगा नीचे वाला ZBEKHOP। ठीक है, और इसको बनाना किसका है, CORDIAL। नंबरिंग करें,
4, 1, 25, 12, 15, 14 और ये 7, 26, 2, 5, 11, 8, 15 और 16। यहाँ पर 3, 15, 18, 4, 9, 1 और 12, यही है। चलो अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 25 में 1 प्लस करके 26, 4 में 1 प्लस करके 5 और 1 में 1 प्लस करके 2। यहाँ पर देखो 7 में 1 प्लस करके 8, 15 में 1 प्लस करके 16 और 14 में 1 प्लस करके 15 और बीच में लिखा है 1 माइनस करके 11। बन रहा है 12 में 1 माइनस करके क्या लिख दिया 11। सेम यही चीज़ हम जो है जो पूछा गया उसमें बनाएंगे। तो इधर इन तीनों में क्या होगा +1, फिर ये बीच वाले में क्या होगा माइनस, और फिर इन तीनों में आपस में क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले 18 में +1 करके क्या लिखेंगे 19, 15 में 1 प्लस करके क्या लिखेंगे 16 और 3 में 1 प्लस करके 4। लेकिन यहाँ पे 4 में 1 माइनस करके क्या लिखेंगे 3, फिर 12 में 1 प्लस करके क्या लिखेंगे 13, फिर 1 में 1 प्लस करके 2 और 9 में 1 प्लस करके 10। ठीक है, अब इनका अल्फ़ाबेट लिख दो। तो 19 में क्या रहता है S, 16 में क्या रहता है P, 4 में क्या रहता है, 3 में क्या रहता है C, 13 में क्या रहता है और 2 में क्या रहता है और 10 में क्या रहता है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब जो है अभी आपको अल्फ़ाबेट से क्या पूछा गया था, अल्फ़ाबेट दे रहा था। अल्फ़ाबेट से कोड में क्या था अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट से कोड में क्या रहेगा नंबर। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए तो दिल्ली को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। बनेगा, चलो ट्राई करो। क्या दिया हुआ है, इंडिया को क्या लिखा गया है 95491 और हमको किसका बताना है दिल्ली। ये ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट दिया है उनका हम नंबरिंग कर लेते हैं, कौन से नंबर पे आता है। तो आई जो है 9, एन जो है 14, डी जो है 4, आई जो है कितने 9 और ए जो है 1, डी जो है 4, ई जो है 5, एल जो है 12, एच जो है 8 और आई जो है कितना है 9। ठीक है, अब नंबर से नंबर को मिला के देखो तो 9 के जगह में क्या लिखा है 9 और 14 के जगह में दोनों को जोड़ के 4 और 1 क्या लिखा है 5, फिर 4 का 4, 9 का 9 और 1 का 1, यानी जहां पर दो नंबर है उसको आपस में जोड़कर क्या कर दिया है 1 करके लिखा है। समझ में आ रहा है कैसे हुआ है। ये देखो 9 का क्या लिखा है 9, लेकिन 14 का आपस में दोनों अंक को जोड़ दिया, 1 और 4 कितना हो गया 5 और बाकी जो सिंगल अंक है उसको क्या लिखा है सिंगल लिखा है। तो वैसे ही हम भी क्या करेंगे 4 का क्या लिखेंगे 5 का क्या लिखेंगे 5, लेकिन 12 का क्या लिखेंगे 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 8 और ये 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, 5, 3, 8, 9। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखते हैं। किसी कुट भाषा में
प्रताप PRATAP प्रताप को 161801 के बाद 200116 लिखा जाए तो नवीन को क्या लिखा जाएगा? वन 4012209114 आया है? नहीं आया? चलो, क्या लिखा हुआ है? प्रताप PRATAP। इसको क्या लिख सकते हैं? 161801200116। और साथ ही यहाँ पर है कौन सा? नवीन। इसका हमको बताना है। ठीक है, तो पहले नंबरिंग करते हैं। तो P जो है कितने नंबर पे? 16, 18, 1, 20, 1 और कितना है? 16। ठीक है, अब ध्यान से मिलाओ। तो 16 का क्या लिखा है? 16, 18 का 18, लेकिन 1 को क्या लिख दिया है? 0। जो सिंगल नंबर है उसको सामने 0 लगा के क्या कर दिया है? डबल। फिर ये 20 का 20 लिखा है, फिर 1 का 01 लिखा है और 16 का 16 लिखा है। उसी तरह जो भी है, तो 14 का N का कितना लिखते हैं? 14। A का कितना लिखते हैं? 1, तो उसको क्या लिखेंगे? 01। फिर V का 22, फिर I का क्या होता है? 9, लेकिन उसको क्या लिखेंगे? 09। और N का कितना होता है? 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जो नंबर है 14, 1, 22, 9 और ये 14, तो सब में डबल है, डबल डिजिट है। लेकिन जो सिंगल डिजिट है उसमें सामने 0 लगा के क्या कर दिया गया है? डबल डिजिट कर दिया गया है। देखो 14 को क्या लिखेंगे? 14, लेकिन 1 है उसको क्या लिखेंगे? 0 और 1। उसके बाद 22 है उसको क्या लिखा गया? 22, लेकिन 9 है उसके सामने 0 लगा के उसको क्या लिखेंगे? 09 और फिर 14 का 14। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि मद्रास का कुट, यदि MADRAS का कुट 56 हो तो कलकत्ता CALCUTTA का कुट क्या होगा? क्या आया? 80, 81। बाकी लोग का देखो, इसमें क्या किया गया है? जो लिखा है मद्रास, इसका कूट क्या बनाया गया है? 56। और हमको किसका बताना है? कलकत्ता। तो पहले इसका नंबरिंग किया हो, 13, 1, 4, 18, 1 और 19, 3, 1, 12, 3, 21, 20, 20 और ये 1, ऐसा है। अब इसमें देखो इतने सारे नंबर है, उसको 2 डिजिट का नंबर कर दिया गया है। तो क्या सभी नंबरों को जोड़ दिया गया है? क्या है ना? 13 और 1
14, 14 और 4 18, 18 18 36, 36 और 1 37, 37 और ये 19 कितना हो जाएगा 56। क्लियर है। तो उसी तरह यहाँ पर देखो 4 3 और 1 4 और 12 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 और 21 क्या हो जाएगा 40, 40 और ये फिर 40 80 और 1 क्या हो जाएगा, तो कुट क्या आ जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे प्रैक्टिस करना, और जो नहीं बनेगा उसको यहाँ लिख के लाना, मिलकर क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो इसको यहीं पर छोड़े, इतिहास में चलते हैं, मराठा साम्राज्य को आज समाप्त करते हैं। कौन पेशवा बनत रे, कहाँ तक पढ़े थे मराठा साम्राज्य को। माधव नारायण राव, वाह, वो बन चुका था। और उसके बाद पहला आंग्ल मराठा युद्ध भी क्या हो चुका था, चालू हो चुका था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के बाद चालू हुआ था, सूरत की संधि। मराठा साम्राज्य थोड़ा सा यहीं से क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो हम मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि जब साहू जी जो है पेशवा पद्धति की शुरुआत करते हैं, जिसको मराठा काल का द्वितीय काल कहा गया है मराठा साम्राज्य का, जिसमें पहले पेशवा कौन बनते हैं, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद उसका बेटा कौन बनता है, बाजी, है ना, बाजीराव प्रथम। उसके बाद तीसरा पेशवा बनता है कौन, बालाजी बाजीराव, है ना। और इसी बाजीराव के समय क्या होता है, आपका संगोला की संधि होता है, जिसमें पेशवा को क्या बना दिया जाता है, प्रमुख बना दिया जाता है। और साथ ही पानीपत का क्या होता है, तीसरा युद्ध होता है, जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब कौन बनता है, माधवराव जो है क्या बनता है, पेशवा बनता है। और माधवराव जो है मराठा साम्राज्य को उत्कर्ष में लाता है, लेकिन उसकी क्षय रोग से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसका कोई बेटा था क्या, नहीं था। तो उसका बेटा नहीं था, तो उसका जो भाई था, छोटा भाई, जिसका नाम क्या था, नारायण राव, उसको क्या बना दिया जाता है, पेशवा। लेकिन उसका जो चाचा था राघोबा, वो रघुनाथ राव के नाम से जो है क्या बन जाता है, पेशवा बन जाता है। और जैसे ही माधव राव के बेटे माधव नारायण राव का जन्म होता है, तो नाना फडणवीस के प्रमुख नेतृत्व में जो 12 भाई समूह होता है, वो किसको पेशवा बना देता है, माधव नारायण राव को पेशवा बना दे जाता है। और इधर जो रघुनाथ राव है वो किसके साथ जाकर संधि कर लेता है, अंग्रेजों के साथ जाकर संधि कर लेता है। कौन सी संधि, सूरत की संधि, सूरत की संधि। क्लियर है। तो सूरत की संधि जो है ये रघुनाथ राव और किसके बीच हुआ, अंग्रेजों के बीच हुआ, ठीक है। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने जो रघुनाथ राव है उसको क्या बनाने का, पेशवा बनाने का दावा किया, बदले में व्यापार करने के लिए क्षेत्र लिया, है ना। और ये जो संधि है ये कब हुआ था, 1775 में। क्लियर है। अभी पेशवा कौन है, माधव नारायण राव। क्लियर है, यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब सूरत की संधि हो गई, अंग्रेज लोग किसका साथ दे रहे हैं, रघुनाथ राव। तो अंग्रेज लोग रघुनाथ राव का क्या दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, मराठाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। और चालू हो गया क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब चालू हुआ, 1775, ठीक है। सूरत की संधि रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से किया, और अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए मराठाओं के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा है, नाना फडणवीस, जो 12 भाई समूह का क्या है, प्रमुख है ना। अब ये सूरत की संधि हुआ था, ये पता चला किसको, जो कलकत्ता का ब्रिटिश परिषद है जिसका प्रमुख था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जो कलकत्ता का क्या था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। उसको पता चला तो उसने कहा कि ये गलत है, सूरत की संधि क्या है, गलत है ना। हम अंग्रेजों को रघुनाथ राव का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे करके जो अंग्रेज लोग थे, कहाँ वाले, कलकत्ता वाले, जिसका प्रमुख कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, उसने किसका समर्थन नहीं किया,
सूरत की संधि का समर्थन नहीं किया। तब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने जब सूरत की संधि का समर्थन नहीं किया तो फिर 12 भाई समूह का जो प्रमुख था नाना फडणवीस, उसके साथ अंग्रेजों ने कर दिया कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। तो अब 1776 में कौन सी संधि हो रही है? पुरंदर की संधि हो रही है ना। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध चालू हुआ है उसको शांत कर सकते हैं, शांत करें, इसके लिए अब क्या हो रहा है? पुरंदर की संधि हो रहा है। किसके किसके बीच? एक तरफ कौन है? अंग्रेज। एक तरफ कौन है? अंग्रेज। और दूसरे तरफ जो हैं वो है मराठा। मराठा में कौन मराठा? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस। और इसका किसका प्रतिनिधित्व है ये? माधव नारायण राव का। किसका प्रतिनिधित्व है ये? माधव नारायण राव का क्या है? प्रतिनिधि है नारायण राव। क्लियर है? तो मराठा जिसमें अभी पेशवा कौन है? माधव नारायण राव, और उसके प्रतिनिधि के रूप में कौन आया है सामने? नाना फडणवीस। और किसके साथ संधि कर रहा है? कौन सी संधि है? पुरंदर की संधि 1776। अब इसमें अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो माधव नारायण राव है यही क्या रहेगा? पेशवा रहेगा। जो रघुनाथ राव है जिसको पहले अंग्रेज क्या कर रहे थे? सहायता कर रहे थे, उसको पेंशन दे दिया जाएगा। उसको बाकायदा क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। दूसरा, दो चीजें हो गई। अंग्रेजों ने किसको इस पुरंदर की संधि के तहत किसको पेशवा मान लिया? माधव नारायण राय को। और जो रघुनाथ राव था जिसको पेशवा बनाने के लिए उन लोग क्या किए थे? सूरत की संधि किए थे। उस रघुनाथ राव को क्या देने का घोषणा किया? पेंशन देने का। और साथ ही ये शर्त रखा कि मराठा जो है वो अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों से कोई भी मेल मिलाप नहीं रखेंगे। मतलब भारत में अंग्रेजों के साथ साथ कौन लोग भी हैं? फ्रांसीसी लोग भी हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। देखो, भारत में पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, ऐसे सब लोग यूरोपीय लोग आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। और सब अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किसी की सहायता कर रहे हैं तो किसी से क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो अंग्रेज लोगों ने मराठाओं के साथ क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं। तो अंग्रेज लोग का कहना है कि आपका जो पेशवा है वही क्या रहेगा? पेशवा है। हम लोग आपका क्या करेंगे? साथ देंगे, लेकिन आपको किसका साथ नहीं देना है? फ्रांसीसियों का साथ नहीं देना है। ऐसा ये संधि हो गया अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। अभी भी पेशवा कौन है? माधव नारायण राव। क्लियर है? दोनों संधि समझ में आया? पहले रघुनाथ राव क्या बन गया था? जबरदस्ती पेशवा बन गया था। तो माधव नारायण राव का जन्म हुआ तो रघुनाथ राव को पेशवा के पद से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और किसको पेशवा बना दिया गया? माधव नारायण राव को। किसने बनाया? 12 भाई परिषद, जिसका प्रमुख कौन था? नाना फडणवीस। क्लियर है? तो रघुनाथ राव किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। और रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? सूरत की संधि की 1775 में। और रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच जब सूरत की संधि हुई तब अंग्रेजों ने मराठाओं के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और चालू हो गया क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन इस सूरत की संधि का अंग्रेज परिषद नहीं, कोलकाता के अंग्रेज परिषद ने क्या किया? विरोध किया, जिसका प्रमुख कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तब अंग्रेजों ने फिर कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि। किसके साथ? मराठाओं के साथ। लेकिन इस बार संधि कौन कर रहा है? माधव नारायण राव के ओर से कौन? नाना फडणवीस। और इसमें अंग्रेजों ने किसको पेशवा बना दिया? माधव नारायण राव को। रघुनाथ राव को क्या देने का? पेंशन देने का किया। ठीक है? और जो फ्रांसीसियों के साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं रखना है, ऐसा किया। क्लियर है? सब क्लियर हो गया। युद्ध क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन जो नाना फडणवीस थे, है ना, या मराठा थे, उनको लगा कि यदि हम अंग्रेजों का साथ देते हैं तो हमारा क्या है? घाटा है। हमें किसका साथ देना चाहिए? फ्रांसीसियों का साथ देना चाहिए। ऐसा सोच के मराठा किसका साथ देने लगे? फ्रांसीसियों का साथ देने लगे। यानी मराठाओं ने किस संधि का उल्लंघन कर दिया? पुरंदर की संधि का उल्लंघन कर दिया। और इसी पुरंदर की संधि का उल्लंघन होने के कारण अब जो है अंग्रेजों और फिर मराठाओं का युद्ध क्या रहा? जारी रहा। अभी तक शांत नहीं हुआ है। क्या चीज? पहला आंग्ल मराठा युद्ध। जैसे ही ये संधि हुआ था और उस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ही नाना फडणवीस ने पुरंदर की संधि का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। और उल्लंघन करने के बाद अब अंग्रेज और मराठाओं का क्या हो रहा है? आंग्ल मराठा युद्ध अभी भी जारी है। अब जो है अंग्रेज लोग थोड़ा पराजित हो गए, हारने के कगार में हो गए। तो अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर अंग्रेजों ने किया वडगांव की संधि। कौन सी संधि किया? वडगांव की संधि। वडगांव की संधि।
और इस वडगांव की संधि जो है ये 1778 में हुआ। कब हुआ? 1778 में हुआ वडगांव की संधि। और इस वडगांव की संधि को अंग्रेजों ने माना और हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं करके मराठाओं के अधीनता स्वीकार कर लिया। किस संधि के तहत? वडगांव की संधि के तहत। लेकिन जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था उसने फिर वडगांव की संधि का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। और वडगांव की संधि का उल्लंघन करते हुए उसने और ज़्यादा मराठा क्षेत्र में सेना भेजा और 1779 में अहमदाबाद 1779 में किसको जीत लिया? अहमदाबाद को जीत लिया। 80 में जो है बेसिन और किसको जीत लिया? ग्वालियर को जीत लिया। अंग्रेजों ने 1779 और 1780 ये मराठाओं के क्षेत्र क्या कर लिए हैं? जीत लिए। अंग्रेज जो है वडगांव की संधि में क्या किए थे? अधीनता स्वीकार किए थे कि हम मराठाओं के अधीन रहेंगे, आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने इसका क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया और मराठा क्षेत्र में बहुत सारे क्या भेजे? अंग्रेजी सेना भेजे। और अंग्रेजी सेना जब मराठाओं के क्षेत्र में गए तो अंग्रेजी सेना ने किस पर कब्जा कर लिया? 1779 में किस पर? अहमदाबाद पर, ठीक है। और 1780 में किस पर? एक था बेसिन और एक कौन सा था? ग्वालियर। इन क्षेत्रों पर मराठाओं का कब्जा था, उस पर अब किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। क्लियर है? अब जो है मराठा परेशान हो गए। अब कौन परेशान हो गए? मराठा परेशान हो गए, क्योंकि पूरे क्षेत्र पर कौन कब्जा कर रहा है? अब फिर मराठा और अंग्रेजों ने संधि किया। उस संधि का नाम था सालबाई की संधि 1782। कौन सी संधि हुआ? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कब हुआ? 1782। अंग्रेज लोग जो है मराठाओं का बहुत सारा क्षेत्र क्या कर चुके हैं? कब्जा कर चुके हैं, है ना। और तब फिर सालबाई की संधि हुआ 1782 में। उसमें फिर अंग्रेजों ने कहा कि अभी भी हम किसको? माधव नारायण राव को ही पेशवा मानने के लिए तैयार हैं। जो रघुनाथ राव है उसको हम पेंशन देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपको अंग्रेजों के अलावा किसी भी यूरोपीय कंपनी का सहायता या मेल मिलाप बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा किसमें हुआ? सालबाई की संधि में। और साथ ही ये कहा गया कि 1776 से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 1776 से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बहुत सारा क्षेत्र मराठा के किसमें आ गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया ना, वो सारे क्षेत्र हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ऐसा सब बात हुआ किसमें? सालबाई की संधि में। और इस संधि के तहत फिर ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से चल रहा था, वो 1782 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ में आया? एक आंग्ल मराठा युद्ध और कितना संधि? 4। पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से चालू हुआ? है ना, सूरत की संधि। दूसरा क्वेश्चन बनता है, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कौन सा संधि किया था? सूरत की संधि। ठीक है। अंग्रेजों ने मराठाओं ने किस संधि का उल्लंघन किया था? पुरंदर की संधि। अंग्रेजों ने किस संधि का उल्लंघन किया था? वडगांव की संधि। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि। तो इस तरह सालबाई की संधि के तहत पहला आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया? समाप्त। समझ में आया पूरा? एक बार रिवाइज करें। चलो रघुनाथ राव को पेशवा के पद से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पेशवा बना दिया गया किसको? माधव नारायण राव। तो रघुनाथ राव किसके शरण में गया? अंग्रेजों के शरण में गया। और रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? सूरत की संधि की। और इसमें अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का क्या किया? वादा किया। और इसी वादे को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? मराठाओं के ऊपर। और चालू हो गया क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775। अब इसमें जो ब्रिटिश परिषद था उन्हीं लोग नाराज हो गए कि जो सूरत की संधि है वो गलत हुआ है। और फिर अंग्रेजों ने मराठा यानी कि पेशवा माधव नारायण राव के साथ संधि किया। किसके प्रतिनिधित्व में? नाना फडणवीस के नेतृत्व में। जो कौन सी संधि कहलाई? पुरंदर की संधि। और इस पुरंदर की संधि के तहत अंग्रेजों ने किसको माना पेशवा? माधव नारायण राव।
रघुनाथ राव को क्या देने का, पेंशन देने का, और फ्रांसीसी लोगों से मेल मिलाप नहीं करना है ऐसा मराठाओं से लिखवा लिया। लेकिन इस मराठा में जो प्रमुख था नाना फडणवीस, उसने पुरंदर की संधि का क्या किया, उल्लंघन किया। अब मराठा और अंग्रेजों का फिर युद्ध चालू हो गया, जिसमें बड़गांव की संधि के तहत जो 1778 में हुआ, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जो वारेन हेस्टिंग था उसने बड़गांव की संधि का उल्लंघन करते हुए बहुत सारे सेना भेजा और मराठाओं के अहमदाबाद और बेसिन और ग्वालियर के क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब मराठा क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। तब जो है सालबाई की संधि 1782 में हुई, जिसमें अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को ही पेशवा माना, रघुनाथ राव को पेंशन देना स्वीकार किया, और साथ ही जितना क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता था मराठों से, वो मराठाओं को क्या कर दिया, वापस कर दिया। बदले में इतना कहा कि आपको किसी से मेल मिलाप नहीं रखना है, किसी और यूरोपीय कंपनी से आपको मेल मिलाप नहीं रखना है। ऐसा ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। किस संधि से, सालबाई की संधि से। इसे आपत्ति काल का सफल शांति वार्ता कहा गया। मराठाओं के लिए क्या था, आपत्ति काल चल रहा था, उसी का ये सफल क्या था, शांति वार्ता। तो किस संधि को मराठाओं के आपत्ति काल का सफल शांति वार्ता कहा जाता है, तो कौन सी है, सालबाई की संधि। क्लियर है। कुछ समय बाद 1795 में माधव नारायण राव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जो पेशवा था माधव नारायण राव, ये 1774 से बना था क्या, और 1795 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। तो 1795 में जब माधव नारायण राव की मृत्यु हुई, तब जो रघुनाथ राव का बेटा था जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय, उसको क्या बना दिया गया, पेशवा। तो अब पेशवा कौन बन गया, बाजीराव द्वितीय। कब बन गया, 1795। ठीक है। तो 1795 में पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय। इसी समय जो मराठाओं को एक करके रखा हुआ था कौन, नाना फडणवीस, इसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब नाना फडणवीस के मृत्यु होते ही ये मराठा लोग अपने आप में ही लड़ने लगे कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, ऐसा करके आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। और इस लड़ाई के चलते मराठा जो है वो 5 भागों में क्या हो गया, टूट गया। मराठा कितने भागों में टूट गया, 5 भागों में टूट गया। तो मराठाओं का विभाजन किस पेशवा के काल में हुआ है, बाजीराव द्वितीय, है ना। तो कौन कहाँ कहाँ से शासन करने लगे, तो पुणे से जो शासन कर रहे थे मराठा वो कहलाए पेशवा। पुणे से शासन कर रहे थे वो क्या कहलाए, पेशवा। ठीक है। ग्वालियर से शासन कर रहे थे वो कहलाए सिंधिया। ग्वालियर से शासन कर रहे थे वो क्या कहलाए, सिंधिया। ठीक है। नागपुर से शासन कर रहे थे वो कहलाए भोसले। नागपुर से शासन कर रहे थे वो क्या कहलाए, भोसले। ठीक है। तो पुणे से शासन कर रहे थे वो पेशवा। ग्वालियर से जो मराठा शासन कर रहे थे वो क्या कहलाए, सिंधिया। ठीक है। और नागपुर से शासन कर रहे थे वो क्या कहलाए, ठीक है। इंदौर से शासन कर रहे थे वो कहलाए होलकर, और जो बड़ौदा से शासन कर रहे थे वो क्या कहलाए, गायकवाड़। तो इंदौर से शासन कर रहे थे मराठा वो क्या कहलाए, होलकर, और बड़ौदा से शासन कर रहे थे वो क्या कहलाए, गायकवाड़। क्या कहलाए, गायकवाड़। ये ठीक है। अच्छा एक और लिख लो, सतारा में अभी भी कौन शासन कर रहा है, छत्रपति के नाम से मराठा लोग जो है शासन कर रहे हैं। ऐसा मराठा जो है 5 से 6 भागों में क्या हो गया, टूट गया, बढ़ गया। क्लियर है। तो मराठा जो है ऐसे क्या हो गया, कई भागों में टूट गया, है ना। पुणे से कौन शासन कर रहा है, पेशवा। ग्वालियर से कौन शासन कर रहा है, सिंधिया। नागपुर से भोसले, इंदौर से होलकर, बड़ौदा से गायकवाड़, और सतारा से कौन, छत्रपति। क्लियर है। तो इन लोग लड़े झगड़ के अलग हुए हैं। तो अलग होने के बाद भी लड़ाई झगड़ा होते रहता है कि नहीं होते रहता है, भाई भाई में होते रहते नहीं। हाँ, बंटवारा दे दे तब वो लड़ते थे, है नहीं। तो ज़्यादा बंटवारा पा गए जैसे कि के, है नहीं। तो वैसे ही इन लोगों में भी लड़ाई होते रहता था, खास करके पेशवा और ये होलकर में। खास करके किस में लड़ाई होता था, पेशवा और होलकर में। अब ये होलकर लोग क्या किए, जो पुणे में पेशवा था वो कौन था, बाजीराव द्वितीय। तो ये होलकर लोग जो है पुणे में बाजीराव द्वितीय को पेशवा के पद से हटाकर विनायक राव को पेशवा बना देते हैं। पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय, और उसको हटाकर किसको पेशवा बना देते हैं, विनायक राव। किसको बना देते हैं, विनायक राव। तो अब जो पेशवा था बेचारा कौन, बाजीराव द्वितीय, वो किसके पास जाएगा,
अंग्रेजों के पास जाएगा और अंग्रेजों से करेगा कौन सी संधि? बेसिन की संधि। अंग्रेजों से कौन सी संधि करेगा? बेसिन की संधि। तो अब हो गया कौन सी संधि? बेसिन की संधि। और बेसिन की संधि हुआ कब? 1802 में। 1802 में बेसिन की संधि हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि होलकर लोगों ने पुणे में बाजीराव द्वितीय को पेशवा के पद से हटाकर किसको पेशवा कब मान लिया था? और विनायक राव को गद्दी दिया। तब बाजीराव जो है वो किसके साथ गया? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि कर लिया? बेसिन की संधि। अंग्रेजों ने फिर उसको एकदम वादा कर दिया कि हम ही तुमको क्या बनाएंगे? पेशवा बनाएंगे, ऐसे करके। तो अंग्रेज लोग अब किसको पेशवा बनाना है? बाजीराव द्वितीय को। तो अंग्रेज लोगों ने फिर किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? मराठाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। और चालू हो गया क्या? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के बाद चालू हुआ? बेसिन की संधि के बाद। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के बाद? सूरत की संधि के बाद, है ना। दोनों बाप बेटा अंग्रेजों से मिलकर मराठा और अंग्रेज को क्या कर रहे हैं? लड़ा। सूरत की संधि कौन किया? और रघुनाथ राव का बेटा ही कौन हुआ? है कि नहीं है? तो पहले पिताजी ने सूरत की संधि किया था अंग्रेजों के साथ और आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब बेटा बाजीराव द्वितीय जो है अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि कर रहा है। और क्या चालू हो गया? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो मराठाओं के तो कई भाग हैं। तो अंग्रेजों ने सबको अलग अलग पराजित किया। मराठाओं ने सबको अलग अलग मराठा जितने मराठा थे उन सबको अलग अलग पराजित किया। किसने? अंग्रेजों ने। सब अंग्रेजों ने भोसले को पराजित किया, सिंधिया को पराजित किया। और सब ने फिर उन अंग्रेजों के साथ अलग अलग क्या की? संधि की। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भोसले और कौन हार गए? सिंधिया हार गए। भोसले और कौन हार गए? सिंधिया हार गए। तब भोसले जो मराठा थे उन्होंने 1803 में देवगांव की संधि की। 1803 में कौन सी संधि की? देवगांव की संधि। अच्छा, बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय और वर्सेस कौन था? अंग्रेज। ठीक है। और अभी देवगांव की संधि हो रही है 1803 में। तो एक तरफ कौन है? भोसले और एक तरफ कौन है? अंग्रेज। एक तरफ कौन है? अंग्रेज। इस समय एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजली। उसने एक क्या बोला जाए योजना लाया था जिसका नाम था सहायक संधि, जिसको अगर कोई रियासत जो अपनाता था अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करता था? सहायक संधि। तो वो राजा रहता था लेकिन सारा उसका प्रशासन कौन देख रेख करता था? अंग्रेज करता था। जब लॉर्ड वेलेजली को पढ़ाऊंगा तो पूरा सहायक संधि विस्तार से बताऊंगा। तो ऐसा ही ये देवगांव की संधि के तहत, है ना, देवगांव की संधि के तहत अंग्रेज और कौन संधि कर रहे हैं? भोसले संधि कर रहे हैं। और इस संधि के तहत कटक से लेके वर्धा तक नदी का जो क्षेत्र है, कटक से वर्धा नदी तक का जो क्षेत्र है, वो पश्चिम का क्षेत्र पूरा किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। जो किसके अधीन में था? भोसले मराठा के अधीन में था। वो देवगांव की संधि के तहत किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है। तो वो क्या दिया क्या लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देवगांव की संधि किसके बीच हुआ था? तो भोसले और किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1803 में। और इसी समय कौन हारा है? सिंधिया हारा है। तो सिंधिया ने अंग्रेजों लोगों के साथ किया सुरजी अर्जुन गांव की संधि। अर्जन है ना, सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये भी कब हुआ? 1803 में। और इसमें कौन है? सिंधिया और अंग्रेज। और इसके तहत उन्होंने गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, जो गंगा यमुना का मैदान था, उसका पूरा व्यापारिक उसका प्रशासन किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तो इस तरह से संधि हो गया कौन सा? सुरजी अर्जन गांव की संधि और देवगांव की संधि भोसले और सिंधिया के साथ अंग्रेजों का। अब मराठा पूरा पराजित हो गए। तो अब अंग्रेज लोग किसको पेशवा बनाएंगे? बाजीराव द्वितीय को। तो बाजीराव द्वितीय भाई पहले क्या संधि किया था? बेसिन की संधि, जिसमें अंग्रेज लोग वादा किए थे कि तुमको क्या बनाएंगे? पेशवा बनाएंगे। अब जो है बाजीराव अब पेशवा बन गया। तो बाजीराव ने वादा किया था कि मैं पेशवा बनूंगा तो मैं तो अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करूंगा? सहायक संधि करूंगा। तो उस सहायक संधि के लिए राजपुर घाट की संधि हुआ अंग्रेज और किसके बीच? बाजीराव द्वितीय के बीच। राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि जो है किसके किसके बीच हो रहा है?
बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय वर्सेस किसके बीच हो रहा है? अंग्रेज के बीच हो रहा है। और इसी संधि के तहत जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया 1804। तो कहाँ चालू हुआ था? 1802 से चालू हुआ था। 1804 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है भोसले और सिंधिया के पराजय के बाद देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की संधि के तहत भोसले और सिंधिया ने अंग्रेजों की क्या करे? अधीनता स्वीकार किया। उनके क्षेत्र पर अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। और जब बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बना पुनः, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? राजपुर घाट की संधि। और इसी संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया? समाप्त। फिर दूसरा मराठा युद्ध में 1, 2, 3, 4 संधि। ठीक है, इधर भी कितना पढ़े थे? 4 पढ़े थे ना? हाँ, इधर 4 उधर 4, कितना हो गया? 8। सबसे पहले कौन सी संधि? सूरत की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चालू हुआ, उसके बाद किए कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। मराठाओं ने उल्लंघन किया। फिर किए कौन सी संधि? बड़गांव की संधि। अंग्रेजों ने उल्लंघन किया। और फिर लड़ाई में जब मराठा थोड़े से कमजोर हुए, तब युद्ध को शांत करने के लिए हुआ कौन सी संधि? सालबाई की संधि। क्लियर है? उसके बाद जब बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, तो उसको हटाकर, जो 5 भागों में बढ़ चुका था मराठा, तो उसको हटा के जब विनायक राव को क्या बनाया गया? पेशवा बनाया गया। तो वो बाजीराव द्वितीय चला गया अंग्रेजों के साथ और कौन सी संधि किया? बेसिन की संधि। और उसके बाद चालू हो गया कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भोसले और सिंधिया पराजित हुए। तो भोसले मराठा लोगों ने अंग्रेजों के साथ किया कौन सा? देवगांव की संधि। और सिंधिया लोगों ने किया सुरजी अर्जन गांव की संधि। अब बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बना, तब उसने अंग्रेजों के साथ किया कौन सा? राजपुर घाट की संधि, जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया? ठीक है। अब देखो, यहां से पूरा जो मराठा है वो 5 भाग में बढ़ चुके हैं। उसमें भी अंग्रेजों से क्या हो चुके हैं? पराजित हो चुके हैं। और कई सारे क्षेत्र मराठाओं का किसके अधिकार में आ चुका है? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों को ये पता चल गया है कि मराठा पूरा क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। लेकिन कोई संधि करने वाला नहीं आ रहा है ना, नहीं युद्ध करते। तो मराठा लोगों का कमजोरी तो दिख गया था अंग्रेजों लोग का। बस अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? एक बहाना ढूंढ रहे थे कि हम पुनः अंग्रेज जो है मराठाओं पर क्या करें? आक्रमण करें और पूरा मराठा साम्राज्य को क्या करें? समाप्त कर दें। समझ में आया? पूरा मराठा साम्राज्य क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है। अब अंग्रेजों को केवल एक क्या चाहिए? बहाना चाहिए। अंग्रेजों का एक क्या चाहिए? अंग्रेजों को बहाना चाहिए कि हम मराठाओं के ऊपर क्या करें? आक्रमण करें। और ये बहाना मिला कैसे? कि पेशवा के एक मंत्री ने गायकवाड़ के दूत का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। गायकवाड़ ने एक दूत भेजा था कहाँ? पेशवा लोगों के पास कुछ संदेश देने के लिए जी। अब उस समय व्हाट्सअप नहीं था ना, ईमेल भी नहीं था, तो संदेश भेजने के लिए किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता था, नहीं टाइप करके भेज देते है, नहीं ऐसा ऐसा बात ऐसे करके। तो दूत भेजा गायकवाड़ ने, कहाँ? पेशवा। और वहीं पेशवा के एक मंत्री ने उस गायकवाड़ के दूत का क्या कर दिया? हत्या कर। अंग्रेजों को बहाना मिल गया कि तुम आपस में लड़ रहे हो, प्रशासन नहीं संभाल रहे हो। ऐसा करके अंग्रेजों ने क्या कर दिया? मराठाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। और साथ ही ये जो बाजीराव द्वितीय है, जो सहायक संधि लिया था, उसका भी उसने क्या कर दिया था? उल्लंघन कर दिया था। और इसी उल्लंघन के चलते अब चालू हो गया क्या? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चालू हुआ 1817 में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब चालू हुआ? 1817 में चालू हुआ। और 1817 में चालू होते ही 1 साल में अंग्रेजों ने पूरा मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सारे मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और मराठाओं को पूना की संधि करनी पड़ी। मराठाओं को हारने के बाद कौन सी संधि करनी पड़ी? पूना की संधि करनी पड़ी 1818 में। और इस पूना की संधि के तहत मराठाओं में जो प्रमुख पद होता था पेशवा, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और बाजीराव द्वितीय जो क्या था? पेशवा था, उसको जो है कानपुर के निकट एक गांव था जिसका नाम था बिठूर। क्या नाम था? बिठूर। वहां पेंशन में भेज दिया गया। और इस तरह से मराठा साम्राज्य पूरा तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया। और शिवाजी के द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर है? अब बताओ, इसी को कल पढ़ाया रहता पूरा संधि का पूरा है नहीं समास हो जा रहता।
है कि नहीं है, इतना सारा संधि है, ठीक है। सबसे पहले सूरत की संधि, उसके बाद है कौन सा, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, है ना। उसके बाद आया कौन सा, बेसिन की संधि के बाद भोसले लोग के साथ किए देवगांव की संधि, सिंधिया लोग के साथ किए कौन सा, सुरजी अर्जन गांव की संधि, और फिर बाजीराव द्वितीय ने राजपुर राजघाट की संधि किया। और अंततः जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को क्या हो चुके थे, इसी को सीताबर्डी का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहाँ लड़ा गया था, सीताबर्डी के मैदान में लड़ा गया था, इसलिए इसको सीताबर्डी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें मराठा पराजित हो गए। तब मराठाओं के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की, पूना की संधि की, और इस पूना की संधि के तहत पेशवा के पद को समाप्त कर पूरा मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। तो मराठा साम्राज्य जो 3 दिन से पड़े थे वो आज क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है। और यहाँ से हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो मध्यकालीन इतिहास को 3 भाग में बांट के पढ़ने ना, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। क्लियर है। आधुनिक इतिहास की शुरुआत होता है यूरोपियों के आगमन से, कि भारत में जितने लोग आए थे वो अरबी तुर्की थे। अभी यूरोप के लोग आएंगे जिसमें पुर्तगाली पहले होंगे। ठीक है। तो कल से हम आधुनिक इतिहास की ओर जाएंगे जिसमें पहला टॉपिक क्या होगा, यूरोपीय आगमन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।